हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज सीबीएसई ने अनाउंसमेंट करी है 30% रिडक्शन इन योर सिलेबस। तो ये पर्टिकुलर वीडियो मैं क्लास 11 और क्लास 12 के लिए बना रहा हूँ और इसका जो मेरा मेन उद्देश्य है ये बताने का कि बच्चों सीबीएसई ने तो सिलेबस को कट किया है, लेकिन आपको कौन सा टॉपिक स्किप करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्दर जो फिजिक्स में जो टॉपिक है वो एसोसिएटेड होते हैं। यदि आपका पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे का कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली आपका जो पिछले टॉपिक के साथ इंटर रिलेटेड है वो आपको जरूर करना पड़ेगा। और फर्दर यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं है कि नीट और आपका जो आईआईटी जेईई एग्ज़ाम है उसमें ये सिलेबस आपका रेक्टिफाई होगा या नहीं होगा, या हो सकता है सीबीएसई की आगे की स्कीम हो कि ये कुछ पार्ट अगले साल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जब आप उसमें कोविड से हम जब सारे बाहर निकल आएंगे। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें गाइड करना चाहूँगा। हाँ, जो सबसे पहले जो मैं गाइड करने जा रहा हूँ आपको 30% जो आपका रिडक्शन हुआ है सिलेबस का, इसमें कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, उनके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, थ्योरी पोर्शन पे ही मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा। तो बच्चों सबसे पहले आपके चैप्टर फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में आपका जैसे स्कोप है, एक्साइटमेंट है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ है, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी है। तो बच्चों ये हमने वैसे ही स्किप किया है, तो आप इसमें कोई मतलब वो ज़्यादा नॉलेजेबल बात नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, टोटली स्किप कर सकते हो आप इसको। उसके बाद चैप्टर थर्ड है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों यहाँ पे इसने कॉन्सेप्ट बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जनरली ये 9th के सिलेबस में कवर हो जाता है, तो ये भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेसिक एक बार तो रीडिंग आपने ले ही ली है और सिलेबस आपका हो भी चुका है ये। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, तो वो जो बेसिक डेफिनेशन है ये आपको सिर्फ ऑरली जो हमने बताया उसी को आपने करना है। इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों ये जो आपका मैंने बेसिक जो 9th वाले लेक्चर्स उसमें दिए उसमें मैं क्लियर करवा चुका हूँ आपको। यहाँ पे एक बात और बताता हूँ आपको, इम्पल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको करवाएंगे, ठीक है। मैं सारा का सारा सिलेबस आई एम गोइंग टू कवर, तो देयर इज नो नीड ऑफ वरी। कुमार राकेश फिजिक्स चैनल पे आपको सारा सिलेबस मिलेगा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल हम चले हुए हैं फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन बच्चे बहुत कम देख रहे हैं उसको। तो बेटे कॉम्पिटिटिव जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो सिलेबस करवा रहे हैं उसको आप जरूर करिए, क्योंकि वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे मैं जोर दे के बोलूँगा कि इम्पल्स को आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इम्पल्स के साथ बहुत सारे और भी जुड़े हुए हैं, जैसे इम्पल्स, मोमेंटम थ्योरम और बाकी भी चीज़ें जो है वो बेसिकली जुड़ी हुई हैं इम्पल्स के साथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इम्पल्स को आपने छोड़ना नहीं है, इम्पल्स को आपने करना है, ठीक है। हाँ, आप जो एग्ज़ाम है आपका स्कूल का उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्किप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस एंड देयर एप्लीकेशंस। तो बच्चों मेरी अपनी राय है कि आपको रोटेशन तभी समझ आएगा जब आप ये थ्योरम पर्टिकुलर करोगे, तो मैं आपको करवाऊंगा और आपको करनी भी चाहिए। हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पेपर की तैयारी के लिए 1-2 दिन जो आपको मिलेंगे उसमें आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके पेपर में ये नहीं पूछी जाएगी। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रोटेशनल मोशन कम्प्लीटली आपको ये करनी चाहिए, और मैं ये करवाऊंगा भी आपको अच्छे से डिटेल में और इसकी एग्जाम्पल के साथ भी। नेक्स्ट आपके पास ग्रेविटेशन बोल रहा है, इसमें केपलर लॉ, प्लैनेटरी मोशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों ये फार्मूले से काम चल जाएगा आपका इन दोनों लॉज में, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, इसको छोड़ सकते हो आप, क्योंकि ये बेसिकली जो है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन मेरे हिसाब से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता और ना ही इसके बारे में आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको आप मेरे हिसाब से स्किप कर सकते हो आप। नेक्स्ट आपके पास है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो बच्चों ये आपका ये इसको भी आप स्किप कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक एक लाइन की डेफिनेशन है इसमें सारी। तो नेक्स्ट और लेकिन इसको फिर भी हम करवाएंगे एक सिंपल एक लेक्चर में कंप्लीट, ये सारा सिलेबस आपका कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। तो बच्चों रेफ्रिजरेटर को तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन हीट इंजन को आपको करना चाहिए, क्योंकि कार्नो साइकिल ही आपका हीट इंजन को एक्सप्लेन कर देगा। तो बड़ी चालाकी से सीबीएसई ने सिलेबस को मॉडिफाई किया है, क्योंकि आप कार्नो इंजन कर लोगे तो उसकी एप्लीकेशन हीट इंजन है, तो कार्नो इंजन आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है।
उसके बाद बच्चों आपका वेव्स, तो फंडामेंटल मोड्स ऑफ हार्मोनिक्स एंड डॉपलर इफेक्ट। तो बच्चों कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्दर जो फिजिक्स लवर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको नहीं छोड़ना चाहिए ये। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है वेव्स, तो फंडामेंटल मोड ये आपको मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल्स के बारे में हम जब क्लास लगेगी तो तब आपको बता देंगे कि कौन से प्रैक्टिकल कटे हैं और कौन से नहीं कटे हैं। तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। और फर्दर यदि आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आई विल सर्टनली आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।